हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री 2023 का एक कोर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर चल रहा है जिसमें हम 9 मतलब 9,999 एमसीक्यू कर रहे हैं। उसके करीब 6 भाग हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आप अगर केवल उन्हीं को भी लगा के जाओगे ना तो भी आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। हर फैक्ट, हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सिलेबस में है वहाँ पर वो कवर किए हैं। उसकी हार्ड कॉपी भी आपको अक्टूबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम करने वाले हैं, मैंने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी चैनल पर स्टार्ट कर दिया है। ये पहला है, इसमें हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे हम, अलग अलग यूनिट वाइज भी करेंगे। कुछ लोगों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर मेरे पास यूनिट 3 और यूनिट 5 के लिए, तो उनका भी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बिना फालतू बातें किए हुए। ये भी आज ही का क्वेश्चन है करंट का। आज विश्व धरोहर स्थल घोषित हुए हैं, तो ये आज ही का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया है? हाल ही में भारत का विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया है? सोचिए आप, अगर आपने आज की न्यूज़ पढ़ी होगी तो कौन है जिसको हाल ही में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो शांति निकेतन को किया है, होयसल का किया है, एलोरा की गुफाओं का किया है या लाल किले? देखो, अभी 2023 में 2 स्थलों को जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। टोटल 2 स्थल को, इसमें से एक है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल की वीरभूमि पर है, और ये पश्चिम बंगाल का तीसरा धरोहर स्थल है शांति निकेतन। शांति निकेतन, इसको ही 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसको 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, और ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। आपसे पूछें ये पश्चिम बंगाल का कौन सा, मतलब पश्चिम बंगाल में इसके पहले 2 और विश्व धरोहर स्थल घोषित हो चुके हैं। इस प्रकार ये पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल है। पश्चिम बंगाल का कौन सा है? तीसरा। इसके पहले सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में था वो भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में शामिल किया था। याद रखिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को कब किया था? 1987 में किया था, और ये पश्चिम बंगाल में था। अभी जो वर्तमान में जो शामिल किया है वो किसको कर दिया है? शांति निकेतन में किया है। शांति निकेतन को किया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में एक वीर भूमि है। क्या है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में एक वीर भूमि है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल है, तो एक तो खजुराहो का 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, 2 को प्रस्तावित हैं। खजुराहो जो स्मारक समूह है वो 1986 में मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है वो कब शामिल किया गया था? 1986 में किया गया था खजुराहो को। इसके साथ फतेहपुर सीकरी को भी किया था। इसके अलावा सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं, सांची के बौद्ध स्मारक को 1989 में किया था। 1989 में सांची को शामिल किया था, और खजुराहो को कब शामिल किया गया था? 1986 में किया गया था। तो ये आपको दोनों याद रखना है। इसके अलावा भीमबेटका को 2003 में किया गया था। भीमबेटका को कब किया गया? 2003 में। इस प्रकार से ये यूनेस्को के 3 विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश के हैं। भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया? शांति निकेतन को घोषित किया है, जो अभी वर्तमान में किया है। आपसे पूछें तो विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है, तो वो यूनेस्को करता है। कौन करता है विश्व धरोहर स्थल घोषित? यूनेस्को करता है। और ये जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। इसको घोषित कौन करता है? इसको यूनेस्को करता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में हुई थी। वर्तमान में आपसे पूछें कि यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, तो आंड्रे अजोले। आंड्रे अजोले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष। कौन है? आंड्रे अजोले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ये पिछली बार एमपीपीएससी में पूछा था, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है वहाँ पर यूनेस्को
का मुख्यालय है। अब आपसे पूछें कि यूनेस्को हर संगठन में सदस्य देश होते हैं, तो आपसे पूछें कि यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं, तो यूनेस्को में 195 सदस्य देश है। यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं, यूनेस्को में 195 सदस्य देश हैं। आपको ये याद रखना है, यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं, तो यूनेस्को में 195 सदस्य देश हैं, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। अभी 2023 में 41वां विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया है, तो 41वां जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो किया है शांति निकेतन को। किसको किया है, शांति निकेतन को। ये 41वां नंबर भी याद रखिएगा, क्योंकि एक और विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, उसकी जानकारी मैं आपको आगे देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल अभी तक वर्तमान में, अभी रिसेंटली 2023 में, अभी कल परसों ही 2 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। एक तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को किया है, और 41वां और 42वां हुआ है होयसल के मंदिर को। ये होयसल का मंदिर कहाँ पर है, तो ये होयसल का मंदिर है कर्नाटक। होयसल पहले एक वंश था, उन्हीं के जो मंदिर हैं कर्नाटक में, उसी को 42वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसमें जो होयसल के मंदिर में एक बेलूर मंदिर है, हलेबीड मंदिर है, सोमनाथपुरा है, ये सभी कर्नाटक में होयसल मंदिर के अंतर्गत आते हैं, और इसी को 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इस प्रकार से भारत में अब टोटल कितने विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, 42 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, अभी मैंने बता दिया कौन घोषित करता है। यूनेस्को कब स्थापना हुई यूनेस्को की, 16 नवंबर 1945 को हुई। और यूनेस्को में सदस्य देश कितने हैं, यूनेस्को में 195 सदस्य देश हैं। इनके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, आंद्रे अजोले हैं। अगला है, भारत में कुल कितने विश्व धरोहर हो चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि टोटल अब वर्तमान में 42 हो चुके हैं। 41वां बना दिया है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को, ये पश्चिम बंगाल का तीसरा धरोहर है जो, और 42वां बनाया होयसल के मंदिर कर्नाटक। इसके अलावा गुजरात में जो 40वां बना था, 40वां आपसे पूछ सकते हैं, 40वां गुजरात में 2021 में बना था धौलावीरा। गुजरात का एक धौलावीरा है, आपने सुना होगा। हड़प्पा का ये एक प्रमुख नगर है, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। ये 40वां विश्व धरोहर स्थल बना था, और राजस्थान के जयपुर को 2019 में विश्व धरोहर स्थल बनाया था। तो कुल अब वर्तमान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, ये भी याद रखिएगा, आंद्रे अजोले हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो। इसके अलावा अगर आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के नोट लेना चाहते हैं, बहुत ही शानदार एमपीपीएससी प्रीलिम्स की आपको टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगी आगे। और 11 बुकलेट के साथ आपको एक ग्रुप दिया जाता है, ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। महिला सुपरवाइज़र की नोट्स की आपको 7 बुकलेट दी जाती है, जहाँ भी आपकी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक आई पुस्तक का अनावरण किसने किया। अनुराग ठाकुर ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, या अपूर्व चंद्रा ने किया। देखो, G20 अध्यक्षता पर एक पीपल्स G20 नामक एक पुस्तक आई है, क्योंकि G20 का भी बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है, हमारा भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो G20 पे एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। एक वीडियो लाके मैं G20 से संबंधित जितने फैक्ट रहेंगे ना, वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे पूरे G20 से संबंधित, तो उनको भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक आई पुस्तक का अनावरण किया था अपूर्व चंद्रा ने। किसने किया था, अपूर्व चंद्रा ने किया था। ये ई पुस्तक है, और ये जो अपूर्व चंद्रा हैं ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं। ये अपूर्व चंद्रा कौन है, ये सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है उसमें सचिव हैं। ये भी आपको याद रखना है, कौन है अपूर्व चंद्रा, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसमें सचिव हैं।
इन्होंने G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किया था। और कहाँ पर किया था? ये दिल्ली में किया। कहाँ पर किया है? दिल्ली में किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि 2022 में जो G20 का जो मेज़बानी की थी वो की थी इंडोनेशिया ने। अभी जो वर्तमान में कर रहा है वो भारत कर रहा है। 2024 में G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ये आपको बताना है। G20 का जो पूरी अध्यक्षता है वो कौन सा देश करेगा। अभी तो भारत का पर कर रहा है, पूरा साल G20 का भारत का है। इसके पहले इंडोनेशिया में हुआ था। अब जो अगला होगा 2024 में वो कौन करेगा? 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, 23 में भारत ने किया, तो 2024 में कौन करेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीएम मोदी जी ने कहा था कि भारत की G20 की अध्यक्षता पीपल्स प्रेसिडेंसी है। ये याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं किसने कहा था कि भारत की G20 की अध्यक्षता पीपल्स प्रेसिडेंसी है, तो मोदी जी ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्व चंद्रा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ये सचिव हैं। अगला है, हाल ही में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल में, जबलपुर में, जयपुर में या वाराणसी में? तो दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित हुआ है वाराणसी में। दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी में हुआ है। और सरकार ने दिव्यांगजनों को सुविधाएं देने के लिए दिव्यांग युवा, दिव्यांग बच्चे, ये सभी शामिल थे। और 26,000 से ज़्यादा उपकरण भी यहाँ पे रखे गए थे। तो ये याद रखो, पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। कहाँ हुआ है पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ? वाराणसी में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर सेव करवा सकते हैं। अगला है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज, मैक्स वेस्टप्पन, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल? तो जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है वो कार्लोस सेंज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस सेंज। और कार्लोस सेंज को कार्लोस सेंज जूनियर कहा जाता है। कार्लोस सेंज को क्या कहा जाता है? कार्लोस सेंज को कार्लोस सेंज जूनियर कहा जाता है। इनका, और ये स्पेन के हैं, ये स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर हैं। ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, ये जो ड्राइवर जो रेस प्रतियोगिता होती है उसका ये प्रतियोगिता है। और ये स्पेनिश है, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं? ये स्पेनिश हैं, स्पेनिश ड्राइवर हैं, ये स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर हैं। और ये वर्तमान में स्कूडेरिया फरारी के लिए फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। स्कूडेरिया फरारी के लिए फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये जो एक वर्ल्ड चैम्पियन थे कार्लोस सेंज सीनियर, उनके बेटे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया है कार्लोस सेंज जूनियर। तो याद रखिएगा, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? कार्लोस सेंज ने जीती है। ये कहाँ के हैं? ये स्पेनिश के हैं, स्पेन के हैं मतलब, तो स्पेनिश रेस ड्राइवर हैं। ये 29 साल के हैं, स्पेन के हैं। कार्लोस सेंज सीनियर इनके पिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? प्रीति सिंह, शिवांगी सिंह, पायल छावड़ा या प्रेरणा सिंह? पैरा कमांडो बनने वाली, तो ये सेना में पहले से ही सर्जन थी और ये पैरा कमांडो बनने की परीक्षा पास करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम है पायल छाबड़ा। और ये पायल जो छाबड़ा हैं ये कहाँ की हैं? ये हरियाणा के कैथल की हैं। कहाँ की हैं? ये हरियाणा के कैथल की हैं पायल छाबड़ा। फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आए सभी लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। सब लोग कमेंट करेंगे तो हमको पता रहता है कौन कौन वीडियो देख रहे हैं और किस किस को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा।
पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बन गई हैं? पायल छाबड़ा बन गई हैं। और ये कहाँ की हैं? पायल छाबड़ा हरियाणा के कैथल की हैं। कैथल ज़िले में रहने वाली जो पायल छाबड़ा ने लद्दाख आर्मी अस्पताल में सर्जन के पद पर थी और फिर इन्होंने पैरा कमांडो की परीक्षा पास कर ली थी। तो याद रखिएगा कौन है पायल छाबड़ा, कौन है ये? पहली पैरा कमांडो महिला आर्मी सर्जन हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान? हेमंत बिश्वा असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा। और हेमंत बिश्वा को सिंगापुर की शीर्ष जो फेलोशिप है उससे सम्मानित किया है। किसको? हेमंत बिश्वा को किया है। सिंगापुर की जो फेलोशिप है उसका नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज। क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज इसका नाम है और इससे हेमंत बिश्वा को सम्मानित किया गया। क्या नाम है? ली कुआन यू एक्सचेंज। इससे हेमंत बिश्वा को सम्मानित किया गया है। किसको? हेमंत बिश्वा को सम्मानित किया गया। इनका नाम पूरा है हेमंत बिश्वा शर्मा और ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं ये। और एक राजनीतिज्ञ हैं। बस आपको इतना याद रखना है और इनको ही सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से अभी सम्मानित किया है। 15वें मुख्यमंत्री हैं और असम के, ये भी याद रखिएगा। 2021 में ये बीजेपी सरकार की तरफ से असम के मुख्यमंत्री बने थे। मोदी जी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? मोदी जी ने पुराने संसद भवन के लिए गांधी भवन, संविधान भवन, राजेंद्र भवन या मोदी भवन? तो मोदी जी ने संसद भवन के लिए नाम सुझाया है संविधान भवन। जो नया संसद भवन तो एक बनकर तैयार हुआ है, लेकिन जो पुराना संसद भवन है उसके लिए मोदी जी ने कौन सा नाम रखा है? तो उसके लिए नाम रखा है संविधान भवन। मोदी जी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम रखा है? उसका नाम रखा है संविधान भवन। मतलब सुझाया है कि उसका नाम संविधान भवन रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरे यहाँ पे PSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार सुपर डुपर इतनी आसान लैंग्वेज में ये तैयार किए गए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस में पूछा गया है उसी के अनुसार ये तैयार किए गए हैं। टू द पॉइंट है, यूनिट वाइज ये डिवाइड हैं, 10 यूनिट में ये डिवाइड है। इसके अलावा साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट भी दी जाती है और साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है और ऑफलाइन आपको नोट्स दिए जाते हैं। टोटल ही आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा MPPSC का पूरे का पैकेज प्लस एक ग्रुप जहाँ पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये 2599 में आपका है ये। और इसके साथ कुरियर चार्ज आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कुरियर चार्ज आपका लगेगा। तो लेना चाहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। पूरी यूनिट आपको मिलेंगी। भारत मध्य प्रदेश खेल कूद की एक वन लाइनर बुकलेट है, हैंड रिटन है। मोस्टली बुकलेट इसमें हैंड रिटन है तो पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। बहुत सुंदर सटीक स्पष्ट राइटिंग में ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। महिला सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक वन लाइनर बुकलेट मिलेगी, नियम अधिनियम की बुकलेट मिलेगी, गणित तर्क शक्ति की बुकलेट मिलेगी, शिशु प्रारंभिक देखभाल की बुकलेट है। इसके अलावा पोषण एवं स्वास्थ्य की बुकलेट है, योजना एवं संस्थाओं की बुकलेट है। तो अगर आप इन नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं महिला सुपरवाइज़र की MPPSC प्रीलिम्स की तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मेरा ऊपर दिया हुआ है और ये सारी की सारी बुकलेट विथ ग्लॉसी सीट में आपके यहाँ आएंगी ताकि आप बहुत अच्छे से उनको पढ़ सको। फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इन यूनिट को कवर किया है टॉपिक वाइज। जैसे कि अगर मध्य प्रदेश का उद्योग लिखा है तो उससे संबंधित टॉपिक है, नदियाँ हैं तो उससे संबंधित टॉपिक है, उस प्रकार से इसको कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में 83.80 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई पदक नहीं। डायमंड लीग 2023 में हमारे हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या केरल? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे किया जाएगा? ओमकारेश्वर में किया जाएगा। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ओमकारेश्वर में किया जाएगा। ये जो आदि शंकराचार्य थे, ये 8वीं शताब्दी के एक दार्शनिक आचार्य थे और इन्होंने एकता का संदेश दिया था। ओमकारेश्वर में इनकी 108 फीट प्रतिमा बनाई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी और ये इसको प्रतिमा बनकर तैयार हुई है और ये एकात्म और अद्वैत वेदांत के दर्शन से ये संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे आता है इनके बारे में कि आदि शंकराचार्य ने भारत में कुल कितने मठों की स्थापना की थी? तो आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। ज्योतिषा पीठ है, एक बद्रिकाश्रम है, एक श्रृंगेरी पीठ है, एक द्वारका शारदा पीठ है और एक पुरी गोवर्धन पीठ है। ये किसने की थी? ये आदि शंकराचार्य ने पीठ की थी। इसके अलावा इन्होंने एकता का संदेश दिया था। और आपसे पूछें कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम मठ का नाम क्या है? तो शारदा मठ है। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित पहले मठ का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम मठ है शारदा मठ। कौन है? शारदा मठ है। ऐसा माना जाता है कि इनको जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। और ये आपसे पूछें कि जो आदि शंकराचार्य थे इनको कौन सा ब्राह्मण माना जाता है? तो ये मलयाली ब्राह्मण से संबंधित थे। किससे थे? मलयाली ब्राह्मण से संबंधित थे। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। 4 मठ इन्होंने स्थापित किए थे। अगर कुल मठों की बात की चारों कोनों में, तो चारों शंकराचार्य के मठ थे और ये अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। अद्वैत वेदांत किसके? अद्वैत वेदांत के ये प्रतिपादक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3% लगाया है। भारत की विकास दर 2024 कितनी लगाया है? 6.3% किसने लगाया है? ये फिच ने लगाया है। किसने लगाया है? फिच। और अगर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की बात करें तो उन्होंने भारत की विकास दर 2023 में 6.3% और 2024 में 6% रहने का अनुमान लगाया है। लेकिन ये OECD की रिपोर्ट है, मतलब आर्थिक सहयोग विकास संगठन की। लेकिन फिच रेटिंग्स की बात की जाए तो कितना लगाया है? 6.3% लगाया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अर्थमिटी मॉडल के अनुसार भारत की GDP वार्षिक वृद्धि दर 2024 में लगभग 4.80% और 2025 में 3.90% रहने का अनुमान है। जो GDP वृद्धि दर है, GDP वृद्धि दर 2024 में कितना है? 4.80% और 2025 में कितना है? 3.90%। ये इतना अनुमान लगाया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। इसका आंसर 6.3% है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।